कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती है। इन 12 भावों का क्या कनेक्शन है, अगर आप ये समझ गए तो आप स्वयं अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और उस भाव का क्या महत्व है। तो आज यही हम बात करेंगे कि कुंडली के जो 12 भाव हैं उनका दूसरे भावों से क्या कनेक्शन है, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और वह किस किस चीज़ से संबंध रखते हैं। अगर ये आप चीज़ जान गए तो आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत कुछ आज ही जान पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझें और समझने के बाद अपनी कुंडली के ऊपर इसे अप्लाई करें। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहले कुंडली बना लेते हैं। और कुंडली बनाने के बाद में मैं बताऊंगा ये 12 भाव किन किन चीजों से संबंधित है। अब जैसे ये फर्स्ट हाउस बोलते हैं इसको, पहला भाव। पहले भाव से लेके ये सेकंड हाउस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10th, 11th, 12th। अब इसका ऊपरी रूप से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये पहला भाव है, ये हमारा शरीर है। सेकंड हाउस धन स्थान है। थर्ड हाउस हमारे भाई बहन। फोर्थ हाउस सुख सुविधाएं। पंचम भाव संतान। छठा भाव हमारा ऋण रोग रिपु कर्ज मर्ज। सातवां घर वैवाहिक सुख। आठवां घर आयु। नौवां घर भाग्य। 10वां घर कर्म। 11वां घर आय और 12वां घर व्यय खर्च। ये 12 घर है कुंडली के अंदर। अब इनका क्या संबंध है? पहला घर, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। कुंडली के अंदर पहला घर हमारा शरीर होता है, बॉडी। हमारी हाइट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, गुण धर्म कैसे होंगे इत्यादि का पता फर्स्ट हाउस से चलता है। यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जो लग्न बनता है, जिस समय क्षितिज के ऊपर जो लग्न चल रहा होता है, यानी उस समय जैसे 12 लग्न होते हैं तो 12 लग्न जैसे जैसे जो लग्न उदित होता हुआ रहेगा वह लग्न उस समय जन्म के समय आपकी कुंडली में बनेगा। तो जैसे मान लीजिए, और वह कोई भी हो सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के अंदर कोई भी लग्न आपके यहाँ पर लिखा हो सकता है। 7 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस को हम हाउस की बात कर रहे हैं, आज कोई राशि की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाउस हमारे शरीर के बारे में बताता है। अब शरीर का कारक मैंने बताया ना, ये पहला घर है जो शरीर है। अब शरीर का मालिक हमारे कुंडली के अंदर 3 स्थान, त्रिक स्थान बोलते हैं उन्हें, ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो है छठा घर जो रोग व्याधि का है, कर्ज का है, शत्रु का है। 8वां घर है आयु का और 12वां घर है खर्च स्थान, ये वाला। अगर आपका यहाँ का मालिक, जैसे 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों के भी अलग अलग स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, 1 से लेके 12 तक। मान लीजिए यहाँ का राशि लॉर्ड जो भी है, जैसे मान लो 7 नंबर हुआ तो 7 नंबर शुक्र की राशि, तो और 6 नंबर हुआ तो बुध की राशि, 1 नंबर हुआ तो मंगल की राशि, मेष राशि। यानी 1 नंबर, मैं बता भी देता हूँ, 1 नंबर अगर यहाँ पे है तो वह मंगल की राशि यानी मेष राशि। 2 नंबर वृष राशि यानी ये शुक्र की राशि। 3 नंबर बुध की राशि। 4 नंबर कर्क जो राशि है वह चंद्रमा की। 5 नंबर सिंह राशि यानी सूर्य की। 6 नंबर फिर बुध की 2 राशियां होती है, 3 और 6 नंबर। और 7 नंबर शुक्र की भी 2 राशियां होती है, 2 और 7। 8 नंबर मंगल की राशि, मंगल की भी 2 राशियां होती है, 1 और 8 नंबर। गुरु की धनु राशि 9 नंबर और 10 नंबर मकर राशि शनि की। कुंभ राशि शनि की, यानी 10 और 11 नंबर राशि शनि की होती है। और लास्ट की मीन राशि
गुरु की होती है, यानी धनु 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, ये राशियां गुरु की होती है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी राशि है, मान लीजिए गुरु की राशि है, 12 नंबर की राशि है। अब गुरु जो है 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, या 12 नंबर का मतलब गुरु, गुरु बैठ गया आपके छठे घर में रोग स्थान पर। मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आपका लग्न, इसे बोलते हैं लग्न, फर्स्ट हाउस को, लग्न का मालिक 6, 8 और 12 यानी छठे घर रोग स्थान पे, 8वें घर मृत्यु स्थान या 12वें घर वे स्थान पे बैठेगा, तो ऐसे में लाइफ टाइम उस व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगी, यानी 70% तक उसकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपका शरीर है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो यहां पर आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, अगर ये शुरू से ही नेगेटिव हुआ तो ये मान लीजिए आपकी आधी चार्ट खराब होगी, आधी से भी ज्यादा चार्ट खराब होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होती है कि अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे आप। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही वीक हो गया, 6, 8, 12 में चला गया, तो ऐसे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती है लाइफ के अंदर। इसीलिए इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, यानी लग्न की क्या पोजीशन है। कई बार ऐसा होता है कि लग्न के अंदर मान लीजिए यहां पर छठे घर का कोई मालिक है, बुध है, 6 नंबर की राशि है और वो बैठ गया आपके लग्न में, तो क्या होगा, ऐसे में शरीर में रोग व्याधियां बढ़ेगी, शत्रु बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेगी। ऐसे ही अष्टम भाव का कारक ग्रह, कोई भी राशि का लॉर्ड अगर लग्न में बैठता है या 12वें घर का मालिक लग्न में बैठता है तो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर आपका लग्न रहेगा, आपका शरीर रहेगा, यानी प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए इन हाउसेस के लॉर्ड जब आपके लग्न में रहेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो काफी कुछ नेगेटिविटी फर्स्ट हाउस से ही पता चल जाएगी। आपकी बॉडी के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, अच्छे स्थानों पर वह बैठे हैं, तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपको नेम फेम बहुत जबरदस्त मिलेगा, आप बहुत कुछ लाइफ के अंदर कर पाएंगे। तो ये कौन सा दिखाएगा, आपकी कुंडली में पहला घर, आपका लग्न का मालिक, ये दर्शाएगा कि आप फर्स्ट हाउस से अगला स्थान होता है धन, आप कितना धन कमाएंगे। थर्ड हाउस होगा कि आपके अंदर ताकत कितनी रहेगी। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ऐसे के अंदर भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पड़ोसियों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और ये स्थान गले का भी है तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, एक तरह से मधुर भाषी भी होगा। द्वितीय भाव वाणी का होता है तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, धन संचय बहुत अच्छा होगा। थर्ड हाउस में होगा तो आप पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। प्रचार प्रसार के लिए भी थर्ड हाउस को देखा जाता है। तो यहाँ पर छोटी यात्राएं थर्ड हाउस से देखी जाती है तो वह बहुत अच्छी होगी। मित्रता अच्छे लोगों से होगी, भाई बहन अच्छे होंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मात्र सुख से फायदा मिलेगा। 5वें घर में होगा तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। 6ठे घर में होगा तो कई बार रोग वृद्धि होती है। लेकिन 6ठे घर का मालिक अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो पाराशरी में ये भी लिखा हुआ है महर्षि पाराशर ने कि ऐसे में व्यक्ति शत्रुओं से लाभ उठाता है, यानी शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करता है, तो ये फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ का मालिक 6ठे घर में जाएगा तो रोग व्याधि बढ़ेगी नहीं। शरीर रूट का है, शरीर का मालिक अगर 6ठे घर में, लेकिन 6ठे घर का मालिक शरीर पे आता है तो अपने बॉडी बल के द्वारा उन शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करेंगे। तो ये हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट हाउस से। 7वें घर में अगर जाता है तो ज्यादातर ये देखा गया है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है या बहुत सारे लोगों को एक साथ डील करे, जैसे सम्मेलन होते हैं उसमें स्पीच दे रहे हैं या उनको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा। तो ये चीज
अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाए, तो ये आपको ज़्यादातर ये एक्टर एक्ट्रेस वगैरह इनमें देखने को मिलेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। तो 7वां घर वैसे भी अट्रैक्शन है, मेल है फीमेल, फीमेल है तो मेल, इस तरह से, और इच्छा शक्ति का भी है। अब इसमें देखो भृगुनंदी नाड़ी में ये कहा गया है कि फर्स्ट हाउस से जो 5वां घर है और 9वां घर है, ये त्रिकोण स्थान है। अब त्रिकोण स्थान को धर्म स्थान कहा जाता है। अब धर्म स्थान यानी 5वां घर बुद्धि का और 9वां घर धर्म, तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। तो यानी यहाँ का मालिक जब 5वें घर में जाता है या 90वें घर में जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है और अपने बुद्धि लब्धि का सदुपयोग करता है और बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे ही लग्न का मालिक अगर 10वें भाव में होता है तो ऐसे में उसके कर्मठ होता है, कर्म बहुत अच्छे होते हैं। लाभ स्थान पे होगा तो शारीरिक लाभ अच्छा मिलेगा और इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन बहुत अच्छे होंगे। यहाँ का मालिक व्यय स्थान पे होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन, एलिगेशन, लिटिगेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना शरीर को करना पड़ेगा, इस जीव को करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन से स्थान का मालिक कहाँ पर जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, दूसरा भाव। दूसरा भाव मैंने कहा कि धन स्थान होता है, कुटुंब स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है, खान पान। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, माँ के दूध की जरूरत होती है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। तो जीने के लिए सेकंड हाउस, पहले जन्म यानी आपका शरीर, फिर आपका सेकंड हाउस क्या है, आपका मुख स्थान, भोजन। बिना भोजन के आप जिंदा रह सकते हैं? तो यहाँ पर सेकंड हाउस वही काम करता है। प्राइमरी एजुकेशन जो कि हमें अपने माता पिता से मिलती है। वाणी यानी कैसा बोल रहे हैं आप, कैसा भोजन कर रहे हैं, सात्विक या तामसिक, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो यहाँ पर ये धन स्थान है, तो आपका धन स्थान यानी संचित धन, आप यानी आपका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा वो ये दर्शाएगा। आपकी वाणी कैसी रहेगी, आपके कुटुंब से व्यवहार कैसा रहेगा, कुटुंब के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इत्यादि सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाएगा तो क्या होगा, हालांकि कोई भी भाव का वे स्थान उस चीज को खर्च करवाता है। तो ये आपका धन कहाँ खर्च होगा, आपके शरीर पे, यानी धन आएगा लेकिन खर्च भी होता रहेगा, लेकिन आएगा जरूर। कहीं से भी व्यवस्था हो, चाहे पेरेंटल व्यवसाय के द्वारा हो या कैसे भी हो, या वाणी के द्वारा हो, लेकिन आपके पास में धन आता रहेगा, यानी खर्च होता रहेगा। इसका मतलब संचित है तभी तो खर्च होगा। तो वो कहाँ पर होगा, आपके शरीर के ऊपर, यानी उस चीज की पूर्ति होती रहेगी, लेकिन टिकेगा नहीं, पैसा संचित नहीं हो पाएगा, लेकिन आता रहेगा। अगर यहीं का मालिक यहीं पर बैठा है तो अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं है या नेगेटिव राशि के अंदर नहीं है, तो ऐसे में वह आपको वाणी में मधुरता देगा, अच्छा खान पान देगा और कुटुंब में अच्छी प्रसिद्धि भी देगा। कुटुंब के लिए बहुत कुछ आप कर पाएंगे। लेकिन अगर खराब हुआ तो वाणी दोष, खान पान इत्यादि बिगड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन बिगड़ जाएगी, बात में आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कैसा प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठ जाता है सेकंड हाउस पे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके वाणी दूषित हो जाएगी, यानी वाणी में रोग, मुख रोग, मुख का स्थान भी है तो मुख रोग, धन हानि कराएगा। अगर यहाँ का मालिक वे स्थान पे चला जाए तो ऐसे में अचानक धन की हानि होती है, कुटुंब पे भी पैसा खर्च होता है, बीमारियों पर पैसा खर्च होता है। यहाँ पर भी वही त्रिक स्थान का मालिक अगर छठे घर में जाता है, छठे घर का लॉर्ड अगर आपके धन स्थान पे बैठेगा तो भी धन हानि कराएगा। धनेश अगर वे स्थान पे जाए तो खर्चे गलत चीजों में होंगे। अष्टम भाव को भी ये देखता है। हमेशा कोई भी ग्रह अगर जिस भाव में बैठा है उससे 180 डिग्री एक्सेस पे तो सारे ग्रह देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव को देखेगा, या अष्टम भाव का लॉर्ड जैसे आपके वाणी स्थान पे बैठेगा तो गूढ़ रहस्यों को जो जानता है या जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो ये जबरदस्त है कि आप गहन ज्ञान या आप कोई रिसर्च से जुड़े हुए हैं या आप डॉक्टर हैं तो उसके लिए तो ये जबरदस्त काम करेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव का लॉर्ड धन स्थान पे बैठता तो अचानक बड़ी धन हानि भी देता है, सडन
ट्रांसफॉर्मेशन देता है, यानी पैसा आप बैंक करप्ट हो गए और फिर नए सिरे से स्टार्टिंग कर रहे हो, क्योंकि ये डेथ का स्थान है, यानी पहले उस चीज का अंत हो फिर नई शुरुआत हो। तो जब अष्टम से कोई चीज जुड़ती है, धन स्थान जुड़ेगा, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। एक बार वो चीज पूरी तरह से फिनिश्ड होगी, उसके बाद नए सिरे से स्टार्ट होगी। तो ये चीज, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाए तो ऐसे आदमी वाणी के द्वारा, जैसे गायन इत्यादि के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा बहुत अच्छा नाम कमाता है, या बुक पब्लिश करते हैं, या संचार से जुड़े हुए हैं, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि मिलती है। और दूसरी बात यह है कि ये यहाँ का सेकंड हाउस यानी वाणी स्थान का सेकंड हाउस है, वहाँ से वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति, यानी आप कम्युनिकेट करेंगे किन्हीं लोगों से, अपने यार दोस्तों से, यानी अपने दोस्तों से भी लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। दूसरा, उनके द्वारा आपको फायदा हो, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस से जाता है तो सिंगिंग के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, या आप किसी भी संचार से, कम्युनिकेशन से, आईटी डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होता है। छोटी छोटी यात्राओं से भी आपका लाभ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो चंद्रमा वैसे भी यात्रा का कारक माना जाता है, तो यात्राओं से भी ये लाभ देता है। और तीसरा घर का ट्राइन जो बनता है 3, 7 और 9 से बनता है। सातवां घर क्या है? लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप का भी है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप से भी लाभ होता है और सोशल कम्युनिकेशन से भी लाभ होता है। जैसे आजकल इंटरनेट का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, उससे आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं लोग और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे फूड को लेकर होटल्स में जाते हैं तो नई नई जगह के ऊपर जाकर आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सेकंड हाउस का लॉर्ड जैसे ही थर्ड हाउस में जाता है तो आवाज़ से या फूड के थ्रू, यानी कुछ खाने पीने की चीज़ों का प्रचार करने से यहाँ लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर घूमने फिरने, मनोरंजन इत्यादि से भी, हालांकि फिफ्थ हाउस होता है मनोरंजन का, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस प्रचार प्रसार का होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाता है तो ऐसे में घूमने फिरने, मनोरंजन से भी लाभ की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जा रहा है तो ऐसे के अंदर फोर्थ हाउस क्या है? सुख सुविधाएं। तो यहाँ पर कई बार ये होता है कि आप अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेचकर सुख सुविधाओं को अर्जित करें, क्योंकि थर्ड हाउस फोर्थ हाउस से व्यय स्थान है और सेकंड हाउस थर्ड हाउस का व्यय स्थान है, यानी उससे बार बार खर्च, यानी खर्च किस चीज का कर रहे हो आप? यहाँ पर आप प्रचार कर रहे हो, यानी किसी चीज को आप एक तरह से उजागर करने की कोशिश कर रहे हो या दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हो, उससे एक चैन सिस्टम जोड़ रहे हो। तो वो जो आप काम कर रहे हो उसका जो व्यय हो रहा है वह सेकंड हाउस, यानी आपके आवाज के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, या जो आवाज हम बोल रहे हैं वो सुनाई किससे देगी? कान। तो ये कान का स्थान भी है, यानी ये राइट कान है, राइट कंधा भी है ये स्थान। मुख स्थान जो है वह सेकंड हाउस है। तो ये चीजें इस तरह से हम उसको कम्युनिकेट करके, इसका सामंजस्य बैठाकर हम प्रिडिक्शन करते हैं। फिर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है। अब थर्ड हाउस में मरकरी बैठा है, बुध बैठा है, और बुध खुद वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। और ऐसे में बुध प्रचार प्रसार या मार्केटिंग के अंदर ऐसा आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और गुरु बैठा हुआ है तो गुरु नॉलेज, और गुरु की दृष्टियां भी होती है। गुरु यहाँ बैठकर पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, फिर धर्म स्थान को देखेगा। और वैसे भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति सातवां घर यानी नवम भाव को देखेगा ही देखेगा। नवम भाव क्या होता है? आपको ब्लेसिंग्स का होता है, यानी गुरु कृपा, कहीं ना कहीं देवीय कृपा ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह नाइन्थ हाउस को देखेगा तो ऐसे में व्यक्ति का लक बहुत साथ देता है। कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली जब भी थर्ड हाउस का की महादशा चलेगी तो उसका लक भी साथ देगा और उसको कहीं ना कहीं से आपको सपोर्टिंग सिस्टम भी मिलता रहेगा प्रॉब्लम्स के समय पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा तो अपने मेहनत के बेस पर, पराक्रम के बेस के ऊपर बहुत कुछ कर पाता है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा तो ऐसे के अंदर क्या होगा?
ऐसा व्यक्ति पब्लिक डीलिंग्स के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा पाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा पैसा कमा पाएगा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन बहुत अच्छे होता है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड व्यय स्थान पे जाता है तो भाइयों बहनों से नहीं बनेगी। कई बार आपका, अगर आप विदेशों से कोई डीलिंग्स करते हैं या प्रोडक्ट सेल आउट्स करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। विदेश का होता है 12th हाउस, तो विदेश में जाने से फ़ायदा होता है। ऐसे ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, ऐसे में विदेश से ज़रूर फ़ायदा मिलता है, लेकिन जन्म स्थान पर यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे ही 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है तो जन्म स्थान से दूर जाकर ही उसे बेनिफिट मिलेगा, न कि जन्म स्थान पर। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट हाउस की बात की, सेकंड हाउस की, थर्ड हाउस की, फोर्थ हाउस में भी ऐसा ही होता है कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड छठे घर में है, चौथा घर का संबंध अगर छठे घर से बनता है, छठे भाव से बनता है, तो क्या होगा? छठा घर क्या है? रोग। तो किसको प्रॉब्लम होगी? चौथा घर है माता का, तो माता को बीमारी। या फिर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, वाहन ले रहे हो, तो क्या होगा? वो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। कई बार प्रॉपर्टी की वजह से शत्रुता भी होगी, छठा भाव शत्रु का भी, तो प्रॉपर्टी की वजह से शत्रुता हो, शत्रु बढ़े, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी शत्रुता किसकी वजह से हुई? प्रॉपर्टी में पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर कोई एलिगेशन लगे, लड़ाई झगड़े हुए, इसकी वजह से शत्रुता बढ़ी। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे घर का मालिक जब छठे घर में जाता है तो क्या होता है? पराक्रम, यानी आप आलसी हो जाएंगे, आपका सेवा भाव खत्म हो जाएगा। कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी आलस्य डेवलप हो जाएगा, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का भी है। तो यहाँ पर उसमें दूसरा लेजीनेस की वजह से कंधे में दर्द, कई तरह की प्रॉब्लम, झुककर चलना या डरपोक भीरू प्रवृत्ति दे देगा। अष्टम भाव में जाएगा तो ऐसे में तीसरा घर क्या है? तीसरा घर जो है अष्टम से अष्टम अगर काउंट करेंगे तो ये भी 8वां भाव आएगा, 8वें से। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि अष्टम से अष्टम भाव और उसका व्यय भाव, दूसरा भाव पाराशरी के अनुसार सबसे ज़्यादा मारक होता है, 7वें घर से भी मारक, क्योंकि 7वां घर अष्टम से 12वां घर होता है। तो ऐसे में 7वां भी मारक है तो सेकंड हाउस भी मारक है, यानी मृत्यु स्थान का व्यय 7वां घर, और मृत्यु से मृत्यु स्थान यानी थर्ड हाउस का 12वां घर सेकंड हाउस। तो यहाँ पर सेकंड हाउस अगर ज़्यादा डैमेज है तो वह महादशा के अंदर मृत्यु तुल्य या मृत्यु का कष्ट देगा ही देगा। और ऐसे ही कुंडली में 7वां घर होता है। और पाराशरी में तो ये भी कहा गया है कि 7वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अत्यंत मारक हो जाएगा। जैसे बृहस्पति उच्च का बैठ जाए, उससे कम मारक फिर चंद्रमा, ऐसे ही धीरे धीरे फिर उससे कम शुक्र, इस तरह से पापी ग्रह कम अशुभ होंगे 7वें घर में। तो ये पाराशरी के कुछ नियम्स हैं जिससे हम ये चीज़ें देखते हैं। अब हम बात मान लें कि चौथे घर का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो मैंने कहा ना कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चाहे चौथे हाउस भाव में बैठे, चौथे हाउस का लॉर्ड चाहे फर्स्ट हाउस में बैठे, अगर इनसे कनेक्शन बना रहा है तो सुख सुविधाएं उस जातक को बहुत अच्छी खासी मिलेगी। हर तरह से नेम फेम, असेट्स, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे ही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, 5वें घर का मालिक अगर छठे घर में है तो ऐसे में पेट की समस्या, संतान को लेकर चिंता, या संतान को लेके बड़े बड़े दुश्मन आपके हो जाए। अगर आपकी संतान काबिल होगी तो भी दुश्मन हो जाए, पैदा हो जाए। एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है। तो ये कई तरह की समस्याएं ये छठे घर में जाने से हो सकती है। हाँ, 5वें घर का मालिक अष्टम भाव में जाएगा तो ये बुद्धि का नाश करता है। एक बार तो आपको जबरदस्त आपके एजुकेशन में लॉस देगा और उसके बाद में ये परिवर्तन भी देगा, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का भी है। तो अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। यानी बुद्धि बहुत गूढ़ रहस्य को सोच पाएगी। इसे कहते हैं आज तो अगर गड़ा खजाना, जमीन में से खजाना ढूंढ के लाना, तो जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बुद्धि स्थान का मालिक जब अष्टम भाव में जाता है तो बहुत अच्छी ऊंचाइयां ऐसे लोग छूते हैं, गुड़ रहस्य। ऐसे ही छठे घर का मालिक अष्टम भाव में जाएगा तो छठा अगर रोग है तो यहाँ पर डॉक्टर अगर कोई हुआ तो उसे रोग की बारीकियों के बारे में पता होगा, वो बहुत अच्छा सर्जन होगा या अपने
फील्ड में बहुत अच्छा कमांड उसे होगा, वकील होगा तो बहुत अच्छा केस स्टडी करेगा, और जो केस कोई नहीं जीत सकता या बहुत टिपिकल केसेस जो आते हैं उस पर उसकी अच्छी कमांड होगी और उस पर उसको विजय की प्राप्ति भी होगी। तो ये विपरीत योग भी बन जाता है, विपरीत राजयोग, कई तरह के योग होते हैं, तो वो इस तरह से भी घटित होते हैं। छठे घर का मालिक अष्टम भाव में जाए, अगर कुपित हुआ तो बड़ी बीमारी भी देगा, क्योंकि जो 8वां घर है वह मृत्यु का भी है, तो यहाँ पर भयानक बीमारी को उभार भी देगा। तो ये चीज़ भी है, डिपेंड करता है कैसा प्लैनेट वहाँ पर विद्यमान है। छठे घर का मालिक अगर 9th हाउस में देगा जाएगा तो ऐसे के अंदर पिता की सेवा करने से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। लेकिन पिता रोगी हो और धर्म कर्म में अरुचि बढ़ जाए, क्योंकि छठा घर रोग देता है, तो ये क्या करेगा, धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर जैसे ही जाएंगे तो उसका मन उच्चाट हो जाए, या कि इसमें रेगुलरिटी की ज़रूरत है, जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही फायदा होगा। तो यहाँ पर धर्म स्थान भी यही है, ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं चीटिंग या फिर अपमान होना, ये समस्या की वजह से, या नेगेटिव थॉट्स का ज़्यादा आना इत्यादि की वजह से आप धर्म कर्म से उसके अंदर कमियां निकालना स्टार्ट कर दें, उसमें पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि धर्म स्थान का मालिक रोग स्थान से अगर कनेक्ट हो रहा है तो धर्म रोगी होगा। कर्म अगला स्थान है कर्म का, अगर कर्म स्थान का लॉर्ड छठे भाव से कनेक्ट हो तो ये अच्छा योग माना गया है, क्योंकि यहाँ पर आप जो मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो आप जो जितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रयासों का भी स्थान है, सेवा भाव का भी स्थान है, तो यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त योग बनता है कि छठे घर का मालिक अगर 10th हाउस में जाता है तो ऐसे के अंदर अवार्ड्स मिलते हैं, प्रमोशंस होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्थान पर बहुत अच्छी पहचान ये देता है। तो ये छठे घर का मालिक जैसे ही आपके यहाँ पर जाएगा बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स, लाभ स्थान पे जाएगा तो इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, लाभ सब देगा। लेकिन छठे घर में एक चीज़ ध्यान रखें, छठा भाव का लॉर्ड एकादश भाव में जाता है। एकादश भाव में मैंने एक चीज़ देखा कि ये एक तरह से आपकी इच्छा शक्तियाँ हैं, यानी ये काम, जो नाड़ी शास्त्र में काम स्थान माना गया है वो 7वां, 3रा और 11वां माना गया है। यहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों की जब दशाएं चलती है तो क्यों होती है कि लाभ स्थान पे आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ में, उसे और चाहिए अति। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठ गया तो संपत्ति को लेकर या पैसों को लेकर वह व्यक्ति बहुत पैसा होने के बाद में भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, उसकी इच्छा शक्ति समाप्त ही नहीं होती। वह इस तरह से दिखेगा जैसे मान लो वह दरिद्र है बहुत पैसा होने के बाद में भी उसकी वो भूख खत्म नहीं होती। अगर यहाँ पर 11वें घर में किसी के शुक्र है तो उसे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। सूर्य हुआ तो प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा हुआ तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो व्यक्ति उन चीज़ों को पाना चाहेगा, हर आदमी के साथ सामने इमोशनल हो जाएगा। मंगल हुआ तो अपनी ताकत के बेस पर हक जमा कर वह उसे लेने की कोशिश करेगा। शनि हुआ तो बहुत ज़्यादा कर्म करेगा, वो अपने शरीर को झोंक देगा उसके अंदर। राहु होगा तो तिगड़मबाजी, कैसे भी उठा पटक, कमीशन कैसे भी मिले, पैसा मिले। राहु वैसे भी लालची ग्रह है, लालच बढ़ जाएगा। केतु हुआ तो अलग होता है, यहाँ पर केतु डिटैचमेंट देता है, कमाया हुआ पैसा भी वह छोड़ दे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर केतु थोड़ा सा इसका अपोजिट चलता है, तो यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट देता है। लेकिन ऐसे में छठे भाव से छठा घर होने की वजह से वह पीड़ित भी होता है अंदर से। वह जब मर जाएगा, टूट जाएगा, तो वह चीज़ समर्पित कर देगा, सरेंडर कर देगा। तो यहाँ पर केतु अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर इच्छा शक्तियों का जो उसने अर्जित की है, सेल्फ अर्जित की है, उनका त्याग कर देना, और वो भी दुखी होकर, खुश होकर नहीं करेगा। और दूसरा, यहाँ पर जो भी ग्रह जाएगा, गुरु जाएगा, तो उसे व्यक्ति को नॉलेज, कि मेरे जितना नॉलेज किसी के पास नहीं है, नॉलेज बढ़ाने का एक चस्का होता है, तो वह डिस्कशन भी करेगा उस चीज़ को लेकर, तो लोग इरिटेट होंगे। छठे से छठा भाव वो भी एक रोगी, मानसिक रोगी की तरह काम करेगा। ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, और वो उसको और पाने की इच्छा होना। केतु को मोक्ष पाने की इच्छा होती है, तो यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी मोक्ष की तरफ, कि मुझे कैसे भी मोक्ष मिले।
तो केतु होगा तो वो मोक्ष की तरफ इच्छा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इच्छा शक्ति वो कारक है 3, 7 और 11 भाव। तो इनसे जैसे कनेक्टिविटी होगी तो ये चीज़ें इंक्रीज होगी। अब 7वें भाव की बात करें तो 7वें घर का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाता है तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति, लाइफ पार्टनर के द्वारा धन संचय अच्छा होगा। धन संचय यानी धन का, लेकिन ये स्थान लाइफ पार्टनर से 8th हाउस भी है। 8th हाउस क्या करता है? एकदम से परिवर्तन लेकर आता है, एकदम से चेंजेस लेकर आता है। और लाइफ पार्टनर से उसका अगला हाउस 8th हाउस उसका कुटुंब होता है, यानी आपका ससुराल पक्ष। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें। और 7th हाउस का वह स्थान क्या होता है? 6th हाउस, जो कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स, अगर 6th हाउस से कनेक्टिविटी बन रही है तो मैरिज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही होगी। दूसरा, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपका लाइफ पार्टनर जो है वह कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। या आप अगर कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं, व्यापार स्थान भी यही होता है 7वां घर, तो व्यापार के अंदर आपका जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, यात्राओं से लाभ होता है। और लाइफ पार्टनर से ये उसका भाग्य स्थान भी होता है, लक स्थान भी होता है। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर लकी होता है एक तरह से। और ये कहा जाता है कि अगर लाइफ पार्टनर का लॉर्ड आपके 9th हाउस में जाता है तो लाइफ पार्टनर के आने के बाद में आपका लक साथ देता है। या फिर जब जैसे ही ये हाउस एक्टिव होगा वैसे ही मान लीजिए आपका यहाँ का लॉर्ड 4th हाउस में है तो ऐसे में लाइफ पार्टनर को आते ही प्रॉपर्टी एसेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर का लॉर्ड 5th हाउस में है तो लाइफ, कई लोगों ने देखा होगा शादी के बाद में उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, तो लाइफ पार्टनर के आते ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई या आपको अच्छी जगह ट्रांसफ़र मिल गया। लाइफ पार्टनर भी जॉब में हो सकता है या बहुत अच्छी इंक्रीमेंट्स उस लाइफ पार्टनर का होगा अगर जॉब में हुआ, अगर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 6th हाउस 12th हाउस से हुआ और उस हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ पार्टनर को ग्रोथ देगा, इंक्रीमेंट देगा, प्रमोशन देगा, क्योंकि ये 5वां घर जो है अब 7th हाउस से 11th हाउस पड़ता है, जो कि लाभ स्थान है, प्रॉफिट स्थान है, तो आय स्थान है, संतान भाव भी है, संतान के लिए भी बेनिफिशियल है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाता है तो संतान के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी फायदेमंद रहता है, लाइफ पार्टनर की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है और स्वयं के एजुकेशन के लिए भी अच्छा होता है अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो क्या होगा? ग्रह कलेश करवाता है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, व्यापार में हानि देता है या ससुराल पक्ष में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाता है तो भाग्य उदय शादी के बाद में होता है या फिर आप लाइफ पार्टनर या व्यापारिक पार्टनर से भाग्य उदय होता है। दूसरी बात है पिता से सपोर्ट मिल जाता है व्यापार में। अब यहाँ का मालिक 7वें घर का 10th हाउस में होता है तो ऐसे के अंदर आपके जो कर्म होते हैं वह बहुत अच्छा होता है, कर्मों के द्वारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है। दूसरा, यहाँ से 4था भाव भी है, 4था भाव होता है सुख सुविधा, व्यापार के अंदर सुख सुविधाएं पूरी तरह से प्राप्त होती है अगर अच्छी पोजीशन में हो तो व्यापार के अंदर जाते ही, उस जगह पे जाते ही आपको अच्छा फीलिंग्स आएगी और वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं या वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से या वहाँ के वास्तु की वजह से अच्छे आपको पॉजिटिव वेव्स वहाँ पर देखने को मिलेगी और काम में मन लगेगा। तो ये एक अच्छा योग है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जा रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है, इससे कनेक्शन बनाता है, 11th भाव से कनेक्शन बनाता है तो क्या होगा? आपको 11th हाउस से लाभ की प्राप्ति, यानी व्यापार से लाभ की प्राप्ति, इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन होंगे। 12th हाउस में जाएगा तो ये अचानक धन हानि करवा सकता है व्यापार के अंदर, लाइफ पार्टनर को भी बीमार कर सकता है क्योंकि ये 7वें घर से 6ठा घर रोग स्थान है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम देख सकते हैं कि कोई भी भाव को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 से लेकर 7 तक आपको भावों के बारे में बताया। पहला भाव आपका शरीर, दूसरा भाव धन, तीसरा भाव आपके भाई बहन और पराक्रम, चौथा भाव सुख सुविधाएं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, 5वां घर बुद्धि, प्रेम, प्रसंग, एजुकेशन, 6ठा घर ऋण, रोग, रिपू, 7वां घर आपका व्यापार और
आपका लाइफ पार्टनर, छठा घर नौकरी भी, और आठवां घर मृत्यु की कंडीशन बताता है। आठवें घर की बात करें तो मृत्यु की कंडीशन किस तरह से कि मृत्यु घर में होगी, बाहर होगी, एक्सीडेंटल होगी, मृत्यु की कंडीशन क्या होगी, किस तरह के दुख आपको मिलेंगे, जिसके बाद में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजेज आएगा। तो वो दिखाता है आपका आठवां घर। यानी मान लीजिए किसी का 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गया, तो ऐसे में फीमेल के अंदर ये होता है कि बच्चा होने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेज आता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का है। अब कई बार ये देखिए कि 4th हाउस का लॉर्ड अष्टम में जाता है, तो ऐसे के अंदर चेंजेस कब आएंगे, जब पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद होगा और उसका सॉल्यूशन जब हो जाएगा तो उसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। पराक्रम भाव का मालिक अगर 8th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पर जब आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसका फल ना मिले और एकदम से कोई चीज़ बिगनिंग से स्टार्ट करनी पड़ जाए, तो वो जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बेस के ऊपर आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसी का 9th हाउस का लॉर्ड भाग्य का मालिक अगर, क्योंकि भाग्य से ये 12th हाउस भी है, तो भाग्य का हानि, यानी आपका लक एकदम साथ नहीं दे रहा, अचानक से अनलकी हो गया किसी कारणवश, और ये पिता स्थान भी होता है, और पिता से बे स्थान यानी पिता के बाद में आपके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आए, या आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, और सपोर्ट नहीं मिलने के बाद में जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आए, उसके बाद में जैसे ही कोई दशा बदली तो आपको जो बिहेवियर था वो पहले जैसा नहीं रह पाया, या यहाँ पर जाने के बाद में आपने जैसे ही आपका धर्म स्थान का मालिक अष्टम भाव में गया, तो कई बार गूढ़ रहस्य धर्म के बारे में जानने को मिले। तो धार्मिक क्रियाकलाप जैसे जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, सिद्धि प्राप्ति में मान लीजिए कोई सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो ये सिद्धि की प्राप्ति क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी अपने आपके अंतरात्मा को जान पाए। ये अष्टम भाव ही जानने पर मजबूर करता है कि धोखा मिलने के बाद में ही व्यक्ति को पता पड़ता है कि अगर दोबारा से हम ये काम करेंगे तो उस समय मुझे ऐसे धोखा मिला था, ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई थी, तो वह दोबारा से वह कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत कुछ चेंजेस अष्टम भाव लेकर आता है, जैसे LIC का मैच्योर हो जाना, एक्सीडेंटल डेथ के बाद में जो पैसा मिलता है, वह सब 8th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड कर्म क्षेत्र में जाता है, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के बाद में ये उसमें कुछ चेंजेस लेकर आता है, तो ये उसमें चेंजेस लाता है और परिवर्तन के साथ में ही कुछ देता है। लाभ स्थान का मालिक 8th हाउस में जाएगा तो लाभ में कटौती होगी या लाभ को लेकर समस्या आती है। हाँ, लेकिन अगर 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में या 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो खर्चों की डेथ हो जाएगी, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, ये तो विपरीत राजयोग बन गया। या फिर 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा तो बीमारी की डेथ हो गई या शत्रु की डेथ हो गई, तो विपरीत हो गया ना, अपोजिट, तो ये तो आपके लिए अच्छा हो गया। लेकिन कई बार अगर ये पोजीशन गलत लेकर बैठे हुए हैं चार्ट्स के अंदर, कारक ग्रह होके ये मारक स्थानों पे जा रहे हैं और उस पर कई बार शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ जाती है, तो ये अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये शुभ होता है, अपोजिट होता है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा, इनको इंक्रीज करेंगे, यानी बड़ी बीमारी हो जाए, बड़ा धोखा हो जाए, बड़ा लॉस लग जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स। ऐसे ही 9th हाउस भाग्य स्थान है, तो भाग्य स्थान का मालिक अगर कुंडली के अंदर 1st हाउस में जाता है तो जन्म से व्यक्ति भाग्यशाली। भाग्य स्थान का मालिक 2nd हाउस में जाता है तो भाग्य से धन मिले, या फिर पेरेंटल कोई व्यवसाय चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो गए, बड़े होते होते उसमें इन्वॉल्व हो गए, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। भाग्य स्थान का मालिक पराक्रम स्थान पे जाता है तो भाग्य से ही जितनी मेहनत करोगे उतना ही भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान का मालिक प्रॉपर्टी स्थान पे जाता है, मातृ स्थान पे जाता है, माता को भी भाग्यशाली बनाता है, मातृभूमि के लिए भी बहुत कुछ करता है व्यक्ति, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी एसेट्स की कमी नहीं रहती, भाग्य से सब मिलता है। किसी ने गोद ले लिया, वहाँ छठे घर गोद का भी होता है, वैसे 6th हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में जाता है तो ऐसे में गोद ले लिया जाए, ऐसा योग भी बन जाता है, गोद लेने से भी भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे ही 9th हाउस का मालिक अगर पंचम भाव में जाता है तो ऐसे में हायर एजुकेशन के द्वारा, स्टडी के द्वारा
नॉलेज के द्वारा, अपनी बुद्धि लब्धि के द्वारा, क्योंकि पंचम से पंचम भाव होने की वजह से यहाँ पर स्टडी, संतान इत्यादि की वजह से ये यहाँ पर या प्रेम प्रसंग ऐसे मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ऐसे स्थान पर हो जाए जहाँ पर कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो इससे बेनिफिट मिलता है। 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, इससे कनेक्शन बनाए 7th हाउस से, तो क्या होगा, विवाह उपरांत या व्यापार के बाद में भाग्योदय होता है। व्यापार स्टार्ट करते ही चल पड़ा। और अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्ट करेगा तो जो भी कर्म करेंगे, जितना कर्म करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। लाभ स्थान पे जाएगा 9th हाउस का लॉर्ड, तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी, ये तो बहुत अच्छा ही हो गया। ऐसे ही 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो विदेश यात्रा से भाग्योदय। 12वां घर क्या है, विदेश। विदेश में नहीं जाएंगे तो भाग्योदय भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 10th हाउस को ले लो, कर्म क्षेत्र है। 10th हाउस क्या है, ये हाउस 10वां भाव कुंडली में आपका भाग्य, आपका कर्म, कर्म स्थान का संबंध अगर फर्स्ट हाउस से होता है तो क्या होगा, यानी आप कर्मठ व्यक्ति होंगे, आपके खुद भाग्य बना लेंगे, इतनी जबरदस्त ये योग होता है। कर्म स्थान का मालिक धन स्थान पे जाएगा तो कर्म से धन भी आएगा, अच्छे सदकर्म होंगे। कर्म से पराक्रम भी बनेगा, यानी आप मेहनत करेंगे, कर्म भी साथ देगा। कर्म स्थान का मालिक अपने कर्मों के द्वारा जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट सब बना पाएंगे। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। तो ये कर्म स्थान का मालिक जहाँ कहीं पे भी जाएगा लाभ भी देगा, क्योंकि कर्म से तो सब कुछ बढ़िया है। कर्म स्थान का मालिक पंचम भाव, यानी आप जितने एजुकेशन अच्छी या अपने कर्म पूरी तरह से जोकेंगे या अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा मकाम हासिल करेंगे, संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। कर्म स्थान का मालिक 7th हाउस में, अच्छा दाम्पत्य जीवन, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। कर्म अच्छे रहेंगे तो कर्जा भी नहीं होगा, शत्रु भी पैदा नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। कर्म स्थान का मालिक लाभ स्थान पे जाएगा तो आप अपने कर्मों के बेस पे लाभ भी लेंगे। कर्म स्थान का मालिक अगर 9th हाउस में जाता है तो भाग्यशाली भी होंगे। कर्म स्थान का मालिक व्यय स्थान पे जाएगा, अपने कर्मों के द्वारा आप विदेश जा सकते हैं, कार्य क्षेत्र के पर्पज से विदेश जाते हैं तो लाभ होता है। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हुआ तो कई बार कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में ट्रैप हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, बंद करना पड़ जाता है। कर्म अच्छे होंगे तो आपको ऊंचाइयां भी अच्छी मिलेगी। अब लाभ स्थान की बात करें तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि लाभ स्थान ये त्रिकोण बनाता है। जैसे ये जो 10th हाउस था, ये इसको माना जाता है कि यहाँ पर अर्थ के लिए, अर्थ यानी दूसरा घर और छठा घर और 10वां घर, और धन स्थान माना जाता है 2, 6 और 11। और नाड़ी शास्त्र में इसे भृगुनंदी नाड़ी में 10वें, दूसरे और छठे भाव को मानते हैं आपका अर्थ। ऐसे मोक्ष का कारक माना जाता है 4था, 12वां और 8वां घर। ये मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। यहाँ पर जो ग्रह बैठे होते हैं वह मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। विशेषकर मोक्ष का कारक केतु है और शनि कर्म का कारक है। सूर्य आत्मा का, चंद्रमा मन है, मंगल आपका शरीर है, गुरु आपका जीव कारक है, शुक्र आपकी संपत्ति है, बुध आपकी बुद्धि लब्धि और विद्या है, एजुकेशन है, राहु विदेश यात्रा है, तो केतु योगी है। तो यहाँ पर अब हम बात करें 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में लाभ, 11th हाउस का लॉर्ड धन स्थान पे, यानी आय स्थान का मालिक धन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, महाधनी योग। 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, मेहनत से आय बढ़ती जाएगी, जितनी मेहनत करेंगे उतनी आय बढ़ेगी। आय स्थान का लॉर्ड 4th हाउस में, बड़ी गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी, सब कुछ बड़ा भाई बहन का घर भी है, यानी समाज से जोड़ने का काम करता है, NGOs से जोड़ने का काम करता है। बड़े बड़े NGOs है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। 11th हाउस, 11th हाउस का लॉर्ड उससे बिल्कुल सामने 5th हाउस में, तो एजुकेशन, संतान, प्रेम प्रसंग, सब में लाभ की प्राप्ति। 6th हाउस का लॉर्ड 11th या 11th हाउस का लॉर्ड 6th में, जॉब में सफलता, प्रोग्रेस जबरदस्त देता है, बहुत अच्छा। विशेषकर AP में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया।
लेकिन देखी जाए तो 11th हाउस 6 से 6th है, बहुत ज़्यादा लालच भी देता है। 7th हाउस का लॉर्ड लाभ स्थान पे, तो शादी के बाद, विवाह के बाद या व्यापार के बाद में लाभ पर लाभ होते चले जाए। 8th हाउस का लॉर्ड अचानक सडन लाभ देता है, यानी आप कर्जे में थे, अचानक से उभर के सामने आ गए, लेकिन कई बार कर्ज में डुबो भी देता है अचानक से, अत्यधिक लालच की वजह से या एक्सेप्टेशंस की वजह से व्यक्ति डूब भी जाता है। 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, भाग्य से लाभ। 10th हाउस 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्शन बनाएगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे में, ये कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि ये 11th हाउस का व्यय स्थान भी है। तो यहाँ पर विशेष रूप से कमीशन या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ होता है। 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, तो लाभ के लिए विदेश चला जाए तो बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन कई बार आय व्यय बराबर हो जाता है, बचता नहीं है, पैसा नहीं बचता, यही लोग कहते हैं। अब 12th हाउस 12वां घर, खर्च का होता है। खर्च क्या होता है? जो हमारे पास होता है वही तो हम खर्च करेंगे, शरीर का खर्च, हर चीज़ का खर्च। अगर अपन काम, मोह, क्रोध इत्यादि का त्याग करते हैं तो कितना अच्छा भाव है, इसलिए इसे मोक्ष त्रिकोण में लिया गया है, यानी अच्छा भाव है। गुरु यहाँ बैठा हो तो विशेष रूप पुण्य स्थानों पर ये खर्चे करवाता है, अच्छे स्थानों पर ये खर्च करवाता है। शुभ ग्रहों में तो शुक्र होगा तो अच्छी गहरी नींद भी देगा, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा देगा 12th हाउस के अंदर, क्योंकि ये निद्रा और बेडरूम का भी है। तो अच्छी गहरी नींद कौन नहीं चाहता आज के समय में। पापी ग्रह होगा तो सोने नहीं देगा, राहु होगा तो सोने नहीं देगा, आपको जगाएगा, भगाता रहेगा, लालचवश भगाएगा, खर्चे अनकंट्रोलेबल रहेंगे, अनएक्सेप्टेड खर्चे होंगे। ऐसे ही 1st हाउस का लॉर्ड व्यय स्थान पे होगा तो शारीरिक पीड़ा, 2nd हाउस का लॉर्ड व्यय स्थान पे होगा तो धनहानि, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर व्यय स्थान पे होगा तो शरीर जितनी मेहनत करोगे उसका, परिश्रम का आपको व्यय हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 4th हाउस का लॉर्ड व्यय स्थान पे होगा तो जन्मभूमि से दूरी पर ही लाभ हो सकता है, जन्म स्थान पे तो होगा नहीं, या फिर प्रॉपर्टी पर खर्चा या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, वाहन दुर्घटना, मातृ सुखों में कमियां। 5म भाव का व्यय स्थान पे जाने से संतान सुख में बाधा या संतान विदेश में, या फिर पेट को लेकर कई तरह की समस्या, प्रेम प्रसंग में हानि, क्योंकि 12वां घर हानि भी तो है, लॉस इज व्यय। 6ठे घर का लॉर्ड 12वें घर में जाएगा तो ये एक तरह से मोक्ष के लिए बहुत अच्छा है। वही विपरीत योग अच्छी पोजीशन में होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं होगा तो अच्छे। हाँ, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ अच्छा माना जाता है। वैसे गुरु अगर यहाँ पर बैठता है तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी, उस स्थान की हानि भी करता है, तो यहाँ की हानि करेगा तो अच्छी बात है ना, तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया। मंगल रहेगा तो मंगल की दृष्टि 6ठे घर में, शत्रु का नाश करने के लिए मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन 12वें घर में भी मंगल अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ये राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर 12वें घर में मंगल अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कई बार राहु हुआ या यहाँ पर शनि राहु एक साथ हुए तो कई तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, या इनका संबंध शुभ ग्रहों से हो गया तो भी दिक्कत देता है। जैसे मान लीजिए 7वें घर का मालिक वे स्थान पे, तो लाइफ पार्टनर बीमार ही रहेगा, या फिर यहाँ पर व्यापार में बार बार लॉसेस होंगे, व्यापार रोगी होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, घाटे लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी देता है। दूसरा ये देखिए 5वें घर से 8वां घर भी है तो संतान को भी पीड़ा देता है, संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ऐसे ही आप देखिए कि 8वें घर का लॉर्ड 12वें घर में होगा तो ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया था कैसे अच्छा है। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य विदेश में हो, या यहाँ का मालिक अगर भाग्य स्थान पे बैठता है तो पिता को लेकर वे, पिता को समस्या ये देगा। पिता के लिए इस जो कॉम्बिनेशन है, यानी 12वें का 9वां भाव से संबंध अच्छा नहीं माना जाता, या पिता से दूरी, तो ये चीज़ें हैं। या धर्म के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स आती है, धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े रहे तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। अगर धर्म कर्म से विलक्त हुए, क्योंकि 9वां घर भी धर्म का और 12वां घर भी धार्मिक चीज़ों में खर्चे का है, अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च करते रहेंगे तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा। 10th हाउस का लॉर्ड यानी 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाए, कर्म क्षेत्र पे जाएगा तो कर्मों के अंदर खर्चे करवाएगा, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर खर्चा करवाएगा, और खर्च होने की वजह से कई बार आपके कार्य क्षेत्र में आपका विरोध हो सकता है, अपमान हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर अच्छे इन्फ्लुएंस में रहे, आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के प्रति अच्छे रहे, या उनसे रिलेटेड उनको कुछ न कुछ आप गिफ्ट देते रहेंगे,
क्योंकि 12वां घर खर्च का है, खर्च स्थान का मालिक है आपके कर्म क्षेत्र में जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको अगर आप प्रसन्न रखेंगे, उनको कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, बढ़िया बेनिफिट देगा। अब 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा तो आय और व्यय बराबर रहेगा, खर्च आता रहेगा जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। अच्छे ग्रह होंगे तो दान पुण्य से आप बचा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि अपने जो भी कमाई हो उसका कुछ हिस्सा धर्म कर्म में जरूर लगाएं, यही ब्लेसिंग्स आपके काम में आएगी। ये मोक्ष इसीलिए दिलाएगा। 12वां घर क्या है? वो है शरीर का व्यय, जन्म लेता है, भोजन की जरूरत पड़ती है, फिर मेहनत करता है, सुख सुविधाएं जुटाता है, उत्पत्ति होती है, संतान बढ़ता है, बुद्धि लब्धि काम करती है, और शत्रु भी पैदा होते हैं, विवाह व्यापार भी करता है व्यक्ति, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी पाता है। किस कंडीशन में मृत्यु होगी, भाग्य का सहारा लेता है, कर्म करता है, आय पाता है और व्यय हो जाता है, यानी मोक्ष। तो ये 12 भावों की कहानी थी कुंडली के अंदर। ये 12 भाव जो कुंडली के हैं, जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। आज मैंने इसीलिए ये 12 भावों को लिया है। अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी भाव में पापी ग्रह बैठा है, जैसे राहु है, राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या करेगा? राह भ्रमित करेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, आपको परेशानियों में डालेगा, कई तरह के ऑब्स्टिकल्स देगा, शारीरिक पीड़ाएं देगा। धन स्थान पे बैठेगा पापी ग्रह कोई भी तो क्या कराएगा? धन संचय नहीं होने देगा। पराक्रम भाव में बैठेगा और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हुआ तो आलसी बना देगा। चौथे घर में जमीन ज़्यादा, प्रॉपर्टी, वाहन नहीं बनने देगा। 5वें घर में संतान सुख नहीं देगा, एजुकेशन बीच में छीन लेगा। 6ठे घर में शत्रु बहुत पैदा कर देगा, बीमारियां बहुत तरह की पैदा करेगा। 7वें घर में विवाह नहीं हो रहा, क्या करें? विवाह नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया विवाह नहीं हो रहा, विवाह को लेकर चिंता। विवाह हो भी गया तो फिर डाइवोर्स, कई तरह की समस्या, एलिगेशंस। 8वां घर आपको कष्ट में रखेगा, हमेशा दुखी रखेगा, सुखी रह ही नहीं सकते 8वें घर में अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा। 9वां घर भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत इतनी करता हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता का कभी सपोर्ट नहीं मिला बचपन से। 10वां घर अकर्मण्यता, कर्म करोगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। तो ये जो आपका 10वां भाव है वह अकर्मण्यता लेकर आता है, आलसी जीवन। एक तरह से आप कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा ना, तो यहाँ कुछ भी ना करोगे तो क्या मिलने वाला है। अष्टक वर्ग में भी ये देखा जाता है, एक एक ग्रह का अष्टक वर्ग होता है, बिंदु होता है, सर्वाष्टक बल भी होता है। सभी ग्रहों के किस भाव में कितना सर्वाष्टक बल है, कितने बिंदु पॉइंट्स मिले हुए हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर, पाराशरी के अंदर दी हुई है, उसके सूत्र दिए हुए हैं, जेमिनी सूत्र, आत्मकारक ग्रह वगैरह इत्यादि। ये एडवांस के अंदर हम जाते हैं, फिर हम केपी पर जाते हैं, नक्षत्र पद्धति के ऊपर जाते हैं। लेकिन आज फिलहाल मैं आपको भावों के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा भाव किस चीज़ से रिलेटेड है, और इससे आप अपनी कुंडली खुद देखकर एनालाइज कर सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई है मैंने, ये 12 भावों की कहानियाँ बताई है। जैसे ये कर्म क्षेत्र है, ऐसे ही ऐसे लाभ स्थान है, लाभ स्थान पर अगर खराब ग्रह होगा, मान लो शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद में इतना सा मिलेगा, और अगर शुभ ग्रह बैठा है तो इतनी सी मेहनत के बाद इतना मिल रहा है। ऐसे ही व्यय स्थान है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? कुछ लोग पूछते हैं ना कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी जगह होगा तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, व्यय का मतलब खर्च ही नहीं होता, लॉस ही नहीं होता कि आपने खर्च कहाँ किया है, बेनिफिट कहाँ से ले सकते हो, तभी तो मोक्ष होगा। उसका अगर सही डायरेक्शन पता चल जाए हमें कि हमारा ये वे है, इस वे में अगर मैं कोई भी व्यापार स्टार्ट करता है तो व्यापार के अंदर जरूरी नहीं कि वह व्यापार आपका फ्लो करेगा, उसमें थोड़ा सा ये भी तो संशय होता है कि क्या पता ये व्यापार ना चले, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वह इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ना मिले। तो ये चार्ट में देखने से पता चलता है कि व्यापार से बेनिफिट होगा, नौकरी से या कमीशन के काम से आपको बेनिफिट होगा, कितना लॉस आपको मिलेगा, कब कब आपकी दशा अंतरदशाओं के अंदर वह जब दशाएँ आएगी तब आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वह आपको व्यय स्थान से देखना पड़ेगा। व्यय स्थान का जब ग्रह की महादशा चलती है तो वह उसकी व्यय स्थान का लॉर्ड की पोजीशन क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड लॉस कराएगा। मान लीजिए व्यय स्थान का मालिक आपके चौथे घर में बैठा है तो प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर आपको लॉस हो सकता है, या व्हीकल्स को लेकर या वाहन दुर्घटना को लेकर आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है।
7 आपका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, सूर्य या राहु के साथ में है, मान लीजिए 12th हाउस के अंदर सिंह राशि पड़ रही है और सिंह राशि का मालिक सूर्य तुला राशि में यहाँ बैठ गया, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और राहु के साथ और बैठ गया, तो ऐसे में वह व्यक्ति ट्रैप हो सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो, या सरकारी जुर्माना उस व्यक्ति पर हो सकता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक भी एक और राहु ग्रहण लगाएगा उसे, और सूर्य नीच का है और व्यय स्थान पर है, तो ऐसे में लेफ्ट आई का ऑपरेशन भी करवा सकता है और आपको बड़े एलिगेशन में फंसा भी सकता है, यहाँ तक कि जेल यात्रा तक करवा सकता है, बंदी बना सकता है, मुक्ति होने का चांसेस नहीं होगा। ये मुक्त करने का स्थान है और ये मुक्त ना होकर बंदी बन जाए तो, जेल करा दे तो इन चीज़ों को भी ध्यान में देना होता है कि ये कौन सा भाव किससे कनेक्ट हो रहा है, किस जगह जाके ये आपको बेनिफिट देगा, कहाँ पर जाकर आपको लॉस देगा। शुभ ग्रह जहाँ पर बैठे हैं और शुभ संबंध बना रहे हैं तो उस चीज़ों को शुभता की तरफ कन्वर्ट करते हैं। कौन सा भाव, जैसे ये त्रिकोण कहते हैं, पहला, पांचवा और नौवां, इनमें बैठे हुए ज़्यादातर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। ये केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र भाव है। यहाँ से केंद्र भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन अगर कोई नीच ग्रह वक्री हो जाता है तो अति शुभ फल देते हैं। ये पाराशरी के कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन करें कि मान लीजिए मंगल यहाँ पर किसी के वक्र अवस्था में नीच का बैठा हुआ है, 10th हाउस में दिग्बली भी होगा और वक्री होगा, तो वक्री होगा तो क्या होगा, वहाँ पर नीच भंग योग बन गया एक तरह से, यानी वक्री ग्रह अचानक से वह नवमांश में जाके उच्च का हो जाता है, तो वो, या फिर वो नवमांश में भी नीच का ही रहता है तो भी अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर शुभ ग्रह है और वह वक्री है तो वह अच्छा फल देगा। अशुभ ग्रह अगर नीच का होकर वक्री हो जाए तो भी वह बहुत अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर इस लॉजिक्स को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात है, कुछ कुंडलियों के अंदर जैसे धनु लग्न की कुंडली है तो 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि के अंदर से शनि नीच का हो जाता है, तो ये भी योग बहुत अच्छा है। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है और बुध यहाँ पर बैठ गया और वो सूर्य के साथ में बैठ गया और पापी ग्रहों की दृष्टि में है, तो यहाँ पर बुध की एक राशि 12वें घर में पड़ेगी, एक राशि 8वें घर में, तीसरे घर में पड़ेगी, जो कि 8वें घर से 8वां है। और ये दोनों हाउसेस, नेगेटिव हाउसेस का लॉर्ड बुध उस सूर्य के साथ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस विपरीत राजयोग, जो कि इंदिरा गांधी के था। तो इस तरह के राजयोग, इन योगों के बारे में भी हम बाद में जानेंगे, लेकिन आज हम एक बिल्कुल माइनर स्टार्टिंग बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि कुंडली हम कैसे देखते हैं, किस तरह से कुंडली देखनी चाहिए, इन 12 भावों का रोल क्या होता है कुंडली के अंदर। जैसे शरीर, धन, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये आपका शरीर है, जब आदमी पैदा होता है शरीर लेकर पैदा हुआ, फिर उसे धन की जरूरत पड़ेगी, मुक्त भोजन की जरूरत पड़ेगी, और वह सेकंड हाउस, फिर वह उसके अंदर कुछ जान आएगी, ताकत आएगी, फिर वो सुख सुविधाएं चाहेगा, फिर उसके आगे भी बुद्धि लब्धि उसकी काम करेगी, फिर बुद्धि लब्धि काम करेगी तो ऑब्स्टिकल्स भी आएगा, उसको कंपटीशन में भी शामिल होना पड़ेगा, छठा घर है। और फिर 7वां घर, यानी उसकी एज बढ़ेगी तो एक किसी न किसी लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, या कुछ व्यापार शुरू करेगा, तो वो यहाँ से मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे उसको जीवन के अंदर, वो भी फेस करने पड़ेंगे। 9वां भाव भाग्य, लक भी चाहिए, कर्म कैसा कर रहा है, कर्म, फिर लाभ, फिर व्यय। तो ये एक सिंपल फंडा है कि आप अपनी कुंडली खुद देखें। इन भावों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल गई होगी, 12 भाव कुंडली के, इनका कनेक्शन, राशियां भी 12, भाव भी 12, यानी 12 राशियां और 12 भाव। और 12 भावों में कौन कौन सी राशियां पड़ रही है, उन राशियों के मालिक कहाँ बैठे हैं, किन स्थानों पर बैठे हैं, त्रिक स्थान पर बैठे हैं। नीच उच्च की बात नहीं कर रहा मैं, अभी फिलहाल बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आज बात की है कि इन बेसिक चीज़ों के माध्यम से आप खुद अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हो, जान सकते हो कि मेरी कुंडली में, आज ही आप निकालें बाहर और देखें मेरी कुंडली में इस हाउस के अंदर ये ग्रह बैठा है, इस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, या इस हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, इस हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं। पापी ग्रह कौन से होते हैं, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इन्हें पापी। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, गुरु, बुध, चंद्रमा, अगर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देखना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष का है, अच्छी राशि में है तो अच्छा होगा, और कृष्ण पक्ष में है
अगर खराब राशि में है तो नेगेटिव होगा। बुध के लिए भी ये कहा जाता है जिस राशि में होगा वैसा फल देता है, शनि के लिए भी ये कहा जाता है, लेकिन शनि को वैसे पापी ग्रह माना जाता है। शनि, राहु, केतु, सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इस तरह से बुध को, गुरु को, शुक्र को, विशेष ग्रह गुरु को माना जाता है। गुरु अगर अच्छी पोजीशन में केंद्र में हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है, अगर अच्छे नक्षत्रों में हो। फिर केपी के अकॉर्डिंग हम बाद में कभी बात करेंगे कि केपी के अनुसार नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड्स की पोजीशन क्या हो और किन किन हाउसेस से वो लिंक बना रहे हैं, कस्प, तो वह अलग अलग आपको क्या क्या बेनिफिट आपकी लाइफ में दे सकते हैं, क्या नेगेटिविटी वो लेकर आ सकते हैं, उनके बारे में कभी केपी के बारे में बात करेंगे। बीच बीच में कुछ पाराशरी सूत्रों के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मनंदी नाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन समझेंगे अपन, धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और भी हम इसके बारे में कितना जान सकते हैं। वैसे तो अथाह सागर है, हम जितना जानते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ज्योतिष में पारंगत हूँ या मुझे ज्योतिष बहुत अच्छे से आती है। जो भी ज्योतिष कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस है, इसके अंदर आप जितना रिसर्च करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आप इन भावों के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। 12 हाउसेज हैं, इन हाउसेज के क्या क्या रोल हमारी लाइफ के अंदर रहते हैं और ये हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।